अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की सेकंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। तकरीबन शाम के 5 बजे वो राहम के घर के बाहर खड़ा था। राहम का एक्सीडेंट हुआ था मगर सदशुक्र के काफ़ी बचत हो गई थी। वो हॉस्पिटल से उसकी मरहम पट्टी करवाकर मेडिसिन वगैरह दिलवाकर उसे अपने अपार्टमेंट छोड़ कर आया था और इस चक्कर में दिन 1 से अब शाम के 5 बज चुके थे। उसने दुआ से मनेहा के घर कॉल करवाई थी और ये कहलवा कर कि वो मिनाहिल है और मनेहा से बात करना चाहती है। तो पता चला कि हयात साहिब और ज़ोहरा बेगम घर पर नहीं है और ये मुर्तज़ा के लिए खुशकिस्मती से काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। वो जानता था वो घर में अकेली है। जो दरवाज़ा नॉक किया, मनेहा ही बाहर गेट तक आई थी। कौन? भाभी, मैं मुर्तज़ा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें और चले मेरे साथ, राहम का एक्सीडेंट हो गया। मुर्तज़ा ने दरवाजे के बाहर से ही उसके पैरों तले से ज़मीन खींची थी। मुर्तज़ा भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कैसे हुआ? वो हवास बाख्तगी में बगैर सोचे समझे भागकर अपने कमरे में गई। चादर, मोबाइल और अपना पर्स उठाया और बाहर आई थी। बगैर सोचे समझे मुर्तज़ा के साथ इस घर की दहलीज पार गई जिसे पार करने को हयात साहिब ने सख्ती से मना किया था। कुछ ही देर बाद एक अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी के पहिए चरचराए थे। वो भागकर गाड़ी से नीचे उतरी थी। मुर्तज़ा भाई, ये क्या? आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय यहाँ इस अपार्टमेंट में क्यों लेकर आ गए? वो रोती हुई बोली थी। क्योंकि राहम यही है, मुर्तज़ा ने इत्मीनान से कहा। क्या? वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोई थी कि एक मरतबा फिर शायद वो मनेहा की ज़ात की नफ़ी करते हुए वो धोखे से यहाँ बुला चुका था, शायद अपने ही बाप को नीचा दिखाने या मनेहा को फिर से तोड़ने। मुर्तज़ा ने बेबसी से उसे देखा था। लड़कियां भी कितनी जल्दी अपने दिल में उल्टा सीधा सोचकर गलत फहमियाँ पाल लेती हैं। भाभी, अगर आपको एक्सीडेंट वाली बात छूट लगी तो ये गलत फहमी दूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ तक लाने के लिए मैं इतनी सीरियस बकवास हरगिज़ नहीं करता, ना ही फजूल किस्म का झूठ बोलता। एक्सीडेंट दिन में 1 बजे के करीब हुआ था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, मरहम पट्टी करवाकर मेडिसिन लेकर यहाँ ले आया। मुर्तज़ा ने संजीदगी से कहा तो मनेहा के रोने में कमी वाक़या हुई। वो बेचैनी से अंदर की जानब बढ़ी थी। मुर्तज़ा उसे लिए एक रूम में आया था जहाँ वो बेड पर नढाल सा नींद दराज था। जिस्मानी ज़ख्मों से ज़्यादा तो उसे उसके दिलो दिमाग में छिड़ती एक जंग ने थका कर नढाल कर डाला था। आहट महसूस होने पर राहम ने आंखें खोलकर दरवाजे की जानब देखा। एक मीठी सी खुशबू का नरम झोंका उसकी सांसों से टकराया था। दरवाजे से हवाइयाँ उड़ते चेहरे के साथ उसे अंदर आते देख रगोपे में एक सरूर सा दौड़ गया था। वो तो यूं ही अब तक उसकी तवज्जो हासिल करने को 101 नुस्खा आजमा चुका था, जबकि वो तो बड़े आसानी से उसकी भरपूर तवज्जो हासिल कर सकता था। जैसे कि मनेहा की तमाम तर बेतहजी और बेनियासी का बुत चिकनाचूर होकर पाश पाश हुआ था। राहम को मामूली से जख्म आए थे मगर उसकी लहू लुहान शर्ट देखकर मनेहा राहम अब्रक का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और अब वो खड़ी छाजों नेर बहा रही थी। कदम आगे बढ़ाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई थी। मुर्तज़ा उसे कमरे में छोड़कर खुद दरवाज़ा बाहर से बंद करके बाहर गया था। राहम बेड से उठकर आहिस्तगी से चलता हुआ उसके करीब आया था। आंसू से तर चेहरा नरमी से साफ किया। अगर राहम अब्रक हयात इस दुनिया में किसी चीज़ के लिए तड़प रहा था तो वो सामने खड़े वजूद की कुर्बत थी। राहम ने उसे अपने कुशादा सीने में बींचा था। अच्छा है ना मन, मर जाऊँ मैं। ये जो रोज़ रोज़ तुम्हें परेशान करने आता हूँ, एक मरतबा ही जान छूट जाएगी तुम्हारी भी। राहम ने एक मरतबा फिर उसकी दुखती रग कमज़ोर देख कर उस पर वार किया था शायद, और वो बुलबुला भी उठी थी। राहम, वो चिल्लाई और उसके सीने में मुँह दिए फूट फूट कर रो दी थी। तो बोल क्यों नहीं देती कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती, जैसे मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर? राहम भी बेबसी से बोला था। वो राहम के कहने पर अब घर वापस आ गया था। रास्ते में आते हुए अगर किसी का ख्याल दिलो दिमाग पर छाया हुआ था तो वो बस मिनाहिल थी। वो तेज़ी से घर में दाखिल हुआ था। वो बुज़दिल चूहिया अपने दिमाग में जाने क्या क्या खिचड़ी पिकाकर बैठी होगी। मुर्तज़ा बस इसी के बारे में सोच रहा था। कल किसी ने पुकारा। अंदर लाउंज की जानब बढ़ते हुए उसे एक बारीक सी आवाज़ आई तो वो चौंका था और जहाँ से उसे पुकारा गया था उधर देखा, सामने ही सीढ़ियों पर रज़का खड़ी थी। वो उसके बारे में तो सरे से ही भूल गया था। वो उसके पुकारने पर सीढ़ियों की जानब बढ़ा। क्या बात है? लहजा उजरत भरा था। इसका ने हसरत से उसे देखा था। वो, दरअसल मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो अगर खाने को कुछ मिल जाता तो। वो अपने नाखून खुरचते हुए बोली थी। लहजे में ज़रा भी झिझक नहीं थी, बल्कि यूं था जैसे अपना हक मांग रही हो। मुर्तज़ा खामखा शर्मिंदा हुआ था। यही सोचा चंद दिन की मेहमान ही सही, उसे खुद उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। और अब तो सुबह से रात हो चली थी, उसे मुड़कर दोबारा उसे पूछा तक नहीं था। तुम चलो ऊपर, मैं लाता हूँ, मुर्तज़ा ने आम से लहजे में कहा था। वो ऊपर चली गई। मुर्तज़ा किचन में आया। खाना तो दोपहर से बना पड़ा था शायद, मगर किसी ने खाया ही नहीं था।
उसे मिनाहिल पर गुस्सा आया था। चूहिया, पहले ही मरियल सी है, ऊपर से तख्लीक के मरहले से गुजरते खुद से इतनी लापरवाही। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा चूहिया, दिल में बड़बड़ाते उसने खाना ट्रे में लगाया और ऊपर की जानब कदम बढ़ाए थे। वो कमरे में सामने एक पलंग पर बैठी किसी गहरी सोच में थी। आहट पर निगाहें सामने उठाकर देखी तो पलटना ही भूल गई थी। सामने वो डार्क ब्राउन पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट में ब्राउन लेदर जैकेट पहने शानदार सा उसकी दस्तरस से बहुत दूर था। काश खरे खोटे की पहचान कर पाते तो आज यूँ दर दर न भटक रही होती। हसरतें दिल में अपना पन फैलाने लगी तो आंखें नम हो गई थी। वो अंदर आकर ट्रे एक टेबल पर रख चुका था। सीधा होकर गला खनकारा। असका चौंक कर सीधी हुई और अपनी खपत मिटाने को इधर उधर देखने लगी थी। तुम्हारी कज़न मेरे आने से नाखुश है शायद। असका का लहजा खफीफ सा था। वो कज़न के साथ बीवी भी है मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की माँ, और मेरे मामले में यूं ही पॉजिटिव है। मेरे साए पर भी किसी का साया बर्दाश्त न करे। मुर्तज़ा ने सादे से लहजे में उसे बताकर अच्छी तरह बाबर करवा दिया था कि वो अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखे, जबकि उसका चेहरा देखने के काबिल था। बहुत मुबारक हो, कुछ लम्हों बाद आखिर मुँह से निकल ही आया था। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन अगर तुम्हें मालूम था कि वो इतनी नाराज़ होगी तो मुझे बकौल दवा के अपने अपार्टमेंट में ले जाते। असका कब दम घुटने लगा था यहाँ। मेरा दिमाग ख़राब नहीं मोहतरमा, माना कि मैं अच्छा हूँ और सिर्फ दुआ के लिए ये सब कर रहा हूँ, मगर इतना भी नहीं कि एक नामहरम को अकेले अपने पर्सनल अपार्टमेंट में रहने दूँ। कल को फिर हज़ार तरह के सवाल उठते मुझ पर। अभी तुम यहाँ हो क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है, जिनके बीच तुम बेफिक्री से रह सकती हो। मैं जल्दी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बंदोबस्त कर दूँगा। मुर्तज़ा ने उसकी सारी गलत फहमी या खुश फहमियाँ पल भर में दूर की थी। वो बोलकर नीचे उतर आया और अपने कमरे की जानब जाने की बजाय नासिरा बेगम के कमरे की तरफ आया कि जानता था उसे नाराज़ होकर मेके घुसने का दौरा पड़ता था। नासिरा बेगम के कमरे के दरवाजे पर हैरत और बेयकीनी से उसके कदम जम चुके थे जब मनाहिल की रोती और गुस्से से भरी ज़िद्दी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। कुछ नहीं खाना मुझे फूफो अम्मी, कुछ नहीं खाना। बस अपने बेटे से बोले मुझे तलाक दे दे, अभी के अभी नहीं रहना मैंने उनके साथ। उन्हें बोलें जैसे लाना है उसे घर लाएं, जिसे रखना है रखें, बल्कि इस घर में क्यों जितनी दीदा दिलेरी से इस घर में लाए हैं उसी ज़रूरत से उसे अपने कमरे में भी ले जाएं। बकवास बंद करो मिनाहिल, या चाहती हूँ मैं गुद्दी से तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँ। मुर्तज़ा धाड़ा था और उसकी धाड़ इतनी बुलंद थी कि मिनाहिल अपनी जगह पर उछली थी। नासिरा बेगम ने बेबसी से दोनों को देखा था। तहम्मुल, सब्र, दरगुजर जैसी कोई चीज़ दोनों में ही नहीं थी। एक शेर थी तो दूसरा सवा शेर। 2-3 डग भरकर ही वो उसके सर पर पहुंच गया था। क्या बोल रही थी अम्मी से? अभी दोबारा मुझसे कहो। वो दांत पीस कर गुर्राया था और वो जो उसके नरमो मीठे लहजे की आदी हो चुकी थी। इतने दिनों बाद उसे आदमखोर ड्रैकुला के रूप में सामने देख मिनाहिल का दिल उछलकर हलक में आया था जैसे। तभी घुट्टों में मुंह देकर बेआवाज़ रोने लगी। मगर कब तक? मुर्तज़ा ने बाजू से खींचकर उसे बेड से नीचे उतारा था। वो सदमे से उसे देखे गई। मुर्तज़ा आराम से। नासिरा बेगम उसका जारहाना अंदाज देखकर दहल सी गई थी, मगर वो ज़बरदस्ती उसे कमरे से बाहर लाता चला गया। मुर्तज़ा छोड़े मेरा बाजू। उसने रोते हुए मज़ाहमत की, जिसका उल्टा ही असर हुआ था कि वो ज़रा सा झुककर उसे अपनी बाहों में उबर चुका था। कल्ब वो झटपटाई, मगर वो उसे लिए अपने कमरे में ही आकर रुका था। उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर उसे बेड पर उतारा था। हिलना मत यहाँ से मन्नू, अभी आता हूँ मैं, उसने संजीदगी से कहा और वापस पलट गया। मनीहा काफ़ी देर से उसके सीने से लगी रोए जा रही थी। इतने दिनों का गर्दो गुबार निकाल चुकी तो अपनी सिचुएशन और हयात साहिब के मना करने के बावजूद वो कहाँ और किसके साथ थी, उसके साथ वो क्या क्या कर चुका था, इस बात का तदराक होते ही वो झटके से उससे दूर हटी थी। राहम ने पहले तो हैरत से उसे देखा, फिर उसके इस तरह खुद से दूर होने पर उसके माथे पर बेशुमार बल आई थी। मन प्लीज़, अब जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनना। मनीहा राहम अब्रक हयात कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। नहीं हो सकता तुम्हें, तुम आदत बन चुकी हो मेरी, या मैं आदी हो गया हूँ तुम्हारा। तुमसे अलग होकर अब जी नहीं पाऊँगा। सुन रही हो ना तुम, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? आई लव यू सो मच। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अपना गुज़श्ता रवैये की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे मन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राहम ने उसे बेबसी से पुकारा था। उसके इस इजहार पर वो पल भर को साकत सी हुई थी। मुझे वापस जाना है राहम, मनीहा ने उसे निगाहें चुराते हुए कहा। अब वो दोबारा इस मोहब्बत के दाम में तो फंसकर अपनी खुददारी को हरगिज़ दांव पर नहीं लगाने वाली थी। तभी वापसी जाने को पर तोले थे। तो दरवाजे की तरफ पड़ी थी जब राहम ने उसकी कलाई थामी। मनीहा को रुकना पड़ा। राहम कुछ कहता कि टेबल पर पड़ा फ़ोन चिंगार उठा था। पीछे मुड़कर देखा तो हयात साहिब का था। उसने सर्द से सांस खींची और मनीहा को साथ के फ़ोन की जानब बढ़ा था। मनीहा ने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो पाई। राहम ने उसे बेड पर बिठाया था और कलाई हनूस थामे रखी थी। वो किसमें सा रही थी और मसलसल अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान राहम ने कॉल यस करके फ़ोन कान को लगाया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, राहम ने नरमी से सलाम किया। राहम, एक ही मरतबा पूछूंगा, मनीहा कहाँ है? तुम ज़बरदस्ती उसे घर से लेकर गए?
किधर है वो? कहाँ है इस वक्त? वो साथ है ना तुम्हारे? हयात साहिब फ़ोन पर ठाड़े थे। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ बाबा, आइए और उसे ले जाइए, राहम ने कहा। फ़ोन बंद किया और एड्रेस सेंड करके फ़ोन गुस्से से बेड पर उछाला था। वो जो अपनी कलाई उसकी वहशी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए मचल रही थी, दम साध गई थी। राहम ने लहूलुहान आंखों से उसे देखा। जब सर झुकाए बैठी अपने लब बुरी तरह कुचल रही थी। राहम ने बाजू से थाम कर उसे अपने रूबरू खड़ा किया था। मनेहा, इधर देखो और इधर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे लहदगी का मुतालबा करो। कमन, वो गुर्राया था। छोड़े मुझे राहम। वो मछली पूरा वजूद कांप रहा था और इसाब इस सारी सूरत हाल से शिल हो चुके थे। वो यहाँ से, उसके सवालों से, उससे, खुद से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। कहा था ना मैंने, मैं कभी तुमसे दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करूँगा। कहा था कि नहीं कहा था? उसकी मुसलसल खामोशी और आंसू बहाते देख राहम के असाब चटक रहे थे। जैसे उसके जितना करीब आना चाहता था वो उससे उतना ही दूर भाग रही थी। और ये बात राहम अब्रिक हयात के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रही थी। इस वक्त राहम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके उसे खुद में बींचा था और पिछली गर्दन की गिर्द हाथ लपेट कर उसके चेहरे से वो कीमती नमकीन मोती चुनने लगा था। छोड़े मुझे। आज उसकी गिरफ्त में, उसके लम्स में अलग किस्म की हिद्दत और जुनून सा था। मनेहा के लिए उसे लगा उसका पूरा वजूद सुलग उठेगा। मनेहा उसकी इस जानलेवा कुर्बत पर शदीद घबराई थी। राहम, जाने दे मुझे, छोड़े। उसके सुलगते लब कान के करीब गर्दन पर महसूस हुए तो मनेहा की जान निकलने वाली हो गई थी। तभी बेतहाशा बर्दाश्त करते उसके कंधों से शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी थी। बस एक यही काम नहीं कर सकता तुम्हें छोड़ने का, कहते राहम ने उसके कान की लौ को लबों तले दबाया था। मनेहा ने सिसकी सी भरी थी। राहम अब उसके गर्दन में मुंह दिए बस उसके दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। राहम का दिल चाहा कि वो उसके इतने करीब आए कि उसे मनेहा का दिल अपने सीने में धड़कता महसूस हो, मगर वो तो खुद राहम से भी ज़्यादा जालिम बन रही थी। मनेहा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। राहम, मेरा सांस बंद हो रहा है। वो निढाल हुई थी। राहम ने उसके बालों से मुंह निकाला था और बगौर उसका बुझा हुआ चेहरा देखा था। फिर निगाहें नाजुक लबों पर आकर ठहरी जिन पर वो पहले अपने दांतों से सितम डालकर उन्हें लाल टमाटर कर चुकी थी। बेतहाशा बेचैन होते किसी सहरा में सदियों से भटकते प्यासे की तरह उसने मोहब्बत का जाम अपने होंठों से लगाया था। मनीहा की आंखें हैरत से फटी थीं। फिर उसकी शिद्दत सहते उसने बहुत ज़ोर से अपनी आंखें बंद की थीं। वो तो पहले ही सीने में सांस अटकाए हुए थे, अब इस सितमगर ने फिर जैसे उसकी सांसें अपने सीने में उतारनी थी। राहम के कॉलर पर झटका सा आया था, मगर वो कहाँ से राब हो पा रहा था। दिल तो यूं मोजोर हो रहा था जैसे हर हद पार कर जाने को उकसा रहा। वो पूरी तरह उसकी जान लबों पर लाकर नरमी से उससे अलग हुआ था। वो उसके कंधे पर गिरी थी और गहरे गहरे सांस भरने लगी। कितने अफसोस की बात है कि वो अब भी सिर्फ अपनी मनमानियाँ करना चाहता था। मनीहा का दिल किया धाड़े मार मार कर रोई। मनीहा झटके से उससे अलग हुई थी। अब मुझसे दूर नहीं जा पाओगी मन, आई प्रॉमिस टू यू। राहम ने यह कहा था और बेड पर सुकून से नींद दराज हो गया। मनीहा चादर दुरुस्त करती सोफे पर बैठी अब चेहरा हाथों में छुपाकर फिर रोने का शुगल फरमाने लगी थी। अब जब हयात साहिब और जोहरा बेगम इधर ही आने वाले थे तो उसे तो इंतज़ार करना ही था। तकरीबन पौन घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बाहर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया होगा। वो लोग अंदर आए थे। सबसे पहले धाड़ से दरवाज़ा खोलकर हयात साहिब ही अंदर दाखिल हुए थे। बगैरत आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हयात साहिब के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। राहम, सोहरा बेगम उसकी लहूलुहान शर्ट और पट्टी में जकड़ा सर देखकर उसकी जानब लपकी थी। हयात साहिब लाख नाराज़गी के बावजूद उसकी हालत देखकर अब काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ? हयात साहिब उसके सरहाने बैठे थे जबकि जोहरा बेगम उसकी जर्द रंगत देखकर आंसू बहाने लगी थी। आप लोगों से मिलने आ रहा था तो मामूली सा एक्सीडेंट हो गया, अब ठीक हो। मुर्तज़ा हॉस्पिटल लेकर गया था तो वापसी पर इधर ले आया। उसका अपार्टमेंट है ये। घर गया तो आप लोग थे नहीं, इसीलिए वो मनीहा को साथ ले आया। उसने आहिस्तगी से बताया था। चलो घर चलो, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। हयात साहिब ने संजीदगी से कहा और बाजू से थाम कर उसे उठाया था। वो भी चुपचाप खड़ा हो गया था। वो चारों वहाँ से अपने घर के लिए निकले थे। राहम ने सीट की बैग से सर टकाकर सुकून से आंखें मूंद ली थी। वो घर पहुँचे तो राहम को गाड़ी से नीचे उतारा। हयात साहिब उसे लिए उसके कमरे में आए थे। मनीहा बेटा, हल्दी वाला दूध बना कर लाओ, जोहरा बेगम ने मनीहा को कहा तो किचन में चली आई थी। राहम बेचैन सा था। अब चोटों में फिर से दर्द उठने लगा था। बाबा, मुझे मेडिसिन दे दें प्लीज़, या पेन किलर इंजेक्शन लगा दें। उसने हयात साहिब को पुकारा तो वो भी औलाद की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो गए थे। फिर सारी नाराज़गी बुलाकर वो फ़िलहाल उसकी देखभाल में मसरूफ़ हो गए थे। गए रात तक तीनों उसके पास बैठे रहे। फिर राहम ने उन्हें ज़बरदस्ती अपने अपने रूम में ये बोलकर भेजा कि वो आराम करें। हयात साहिब अपने कमरे में चले गए। जोहरा बेगम जाने के लिए उठे तो मनीहा भी उनके साथ हुई। राहम ने हसरत भरी निगाह इस नाजुक सी जान पर डाली थी। काश वो उसको रोक सकता। जोहरा बेगम ने मनीहा की शाना मलते चई निगाहों से देखा था।
मनीहा बेटा तुम इसी रूम में रहो, अगर रात को राहम को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बेटा ख्याल रखना मेरे बेटे का, एक माँ की गुजारिश समझ कर रह जाओ इधर ही। वो जब से यहाँ बैठे थे राहम की मनीहा की जान बार बार उठती एक हसरत भरी निगाह कब से नोट कर रही थी, तो तभी उससे गुजारिश कर बैठी थी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी, आप जाएं, बेफिक्र होकर सो, मैं इधर ही हूँ और ख्याल रखूंगी राहम का। मनीहा ने उन्हें तसल्ली दी, वो भी अपने कमरे में चली गई थी। मनीहा ने डोर लॉक किया। राहम ने एक सुकून भरी गहरी सांस खींच कर आंखें मूंद ली थी, मगर जब काफ़ी देर बेड पर कोई हरकत ना हुई तो आंखें खोल कर देखा, वो वहीं सोफे पर यारी तिरछी लेटने की तैयारी में थी। मनीहा प्लीज़ ये शर्ट उतारने में मेरी हेल्प कर दो यार, मुझे खून की स्मेल आ रही है इसमें से यार, उसने रूहानसी सी शक्ल बनाकर कहा था। ओह आई एम सॉरी, हमारे किसी के जहन में नहीं आया कि आपको चेंज ही करवा दें। वो सर पर हाथ मारकर उठी, करीब आई और नरमी से शर्ट उतारने में उसकी मदद की थी। वो शर्ट उतार चुकी तो राहम ने उसकी कलाई थामी थी। इधर बेड पर ही लेट जाओ यार, जख्मी हो, कुछ नहीं कहूँगा जो इतना डर रही हो, राहम ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, मगर आंखों में शरारत की चमक थी। क्यों, मैं क्यों डरने लगी आपसे, वो सादगी से कहती बेड की दूसरी जानब आकर नींद दराज हुई थी। शायद उसने सही से सुना नहीं था जो राहम ने अभी भी गौहर अफशानी की थी, इसीलिए उसने लेट कर अभी आंखें मूंदी ही थी कि राहम ने उसे अपनी जानब खींचा था, अपनी पनाहों में लेकर उसके गिर्द मजबूत हिसार कायम किया था जिसमें से वो चाहकर भी नहीं निकल सकती थी। और ये इतनी अचानक हुआ था कि वो सवाई बुखलाने के कुछ नहीं कर पाई थी। राहम, वो घबरा कर बोली थी। श्श, उसे बड़े अजीब तरह से उसके गुदाज सबों पर उंगली रखी थी। क्या ख्याल है मन, आज ही हमारे बीच की तमाम दूरियां ख़त्म ना कर दी जाएं, मोहब्बत में पागल होकर हर हद पार ना कर ली जाए। उसकी गर्दन में मुंह दिए जिस्म से चूर गमगीर बारी बोझल लहजे में बोला था। नहीं, मनीहा ने सरदो सपाट लहजे में कहा कि उसके जज्बात भग से उड़े थे। पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा था। क्यों, वो पूछ बैठा। मेरा वजूद इतना अर्जा और बेतुखीर नहीं है राहम कि अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तो आप उस पर अपनी हमदर्दियाँ निछावर करें। आपकी उससे शादी की शर्त पूरी हो गई तो आप मेरे पास चले आए, मुझसे अपनी हमदर्दी जताने, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने, अपना फ़र्ज़ अपने गले से उतार फेंकने के लिए। वो सर्द लहजे में बोली थी। राहम को गुस्सा आने की बजाय अफसोस हुआ था। हमदर्दी नहीं, ये मोहब्बत है मनीहा, आई स्वेयर। ये पहला हक तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, जो मैंने किसी को नहीं दिया, राहम ने संजीदगी से कहा था, मगर गिरफ्त ढीली ज़रूर पड़ी थी। मुझे अभी यकीन नहीं रहा, मनीहा ने दूर होकर उससे मुखालफत से मत करवट बदली थी। ओके, अभी नहीं है, मगर मैं जल्द यकीन दिला दूंगा मनीहा। राहम ने फिर उसे अपनी जानब खींचा था, उसका सर अपने सीने पर रखा था। सो जाओ मन, मैं यूं ही तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। बोझल आवाज़ में फरमाइश जारी की गई तो मनीहा ने झंझलाकर आंखें बंद की थी। दिल बगावत पर आमादा था, मगर उसने अब दिल की कभी ना सुनने की ठान रखी थी। काफ़ी देर की कोशिश के बाद वो गहरी नींद में चली गई थी। राहम भी आज काफ़ी दिनों के बाद सुकून से सोया था। मिनाहिल कमरे में थी। कल्ब शायद नासिरा बेगम को खाना खिलाने गया था। मिनाहिल जल्दी से कमरे से बाहर आई। उसे दूर भाग जाना चाहती थी, तभी सोचा कि थोड़ी देर किचन में बैठा जाए। जब वो अपने कमरे में चला जाएगा तो वो नासिरा बेगम के पास चली जाएगी। अभी कुछ सेकंड से गुजरे थे बैठे जब वो इत्मीनान से किचन में आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, अस्का ने इत्मीनान से सलाम किया। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में कदम रखने की? मिनाहिल घुराई थी। चिल करो यार और शेयरिंग की आदत डालो, मैं मैनेज करूँगी तो थोड़ा सा तुम भी कर लेना। और तुम किचन की बात कर रही हो, मैं तो कल्ब के आधे कल्ब में भी कदम रखने का सोच रही हूँ। आखिर उसके दिल पर मेरा नाम तो लिखा ही है, तो उसकी ज़िंदगी और घर में थोड़ी सी जगह तो बना ही सकती हूँ, वो सुकून से बोली थी, जबकि मुनाहिल के चेहरे ने लहू छुलकाया था। हैरत की बात है, वो लड़की जो अपने शौहर के होते हुए अपने आशना से अफेयर चलाती रही और ऐन अपने निकाह के रोज़ उस आशना को छोड़कर फरार हो गई और फिर ज़माने भर में रुस्वा होकर घाट घाट का पानी पीकर दोबारा उसकी हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होने का सोच रही है। तो तफ है उसकी सोच पर, और लानत है ऐसी ज़िंदगी पर जिसमें खुददारी नाम की कोई चीज़ ही ना हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं ये तो तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए मुझे तुमसे नफ़रत नहीं, मेरे शौहर की तरह तुमसे हमदर्दी ही हो सकती है। और रही बात मेरे शौहर की, तो कौन सा नाम वो जो किसी हराम मर्दार की तरह कब का खुरच कर खुद से दूर फेंक चुका है। अब वो जिसे अपने घर में उठाकर लाया वो महज एक अनचाहा बोझ है जो बहुत जल्द उठाकर अपने घर से कहीं भी बाहर फेंक देगा। मिनाहिल भी सुकून से बोली थी, और उसका लफ्ज़ लफ्ज़ ऐसा शहद बुझा तीर था जो सामने वाली जो आईना दिखाते हुए ज़लीलो ख्वार कर गया था। अहानत, जिल्लत और बेबसी के एहसास से उसका चेहरा ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। तभी वो वहाँ अपनी जगह पर जम चुकी थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब, सुना तुमने, मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल होने आई हूँ और होकर रहूँगी, और मुझे ऐसा करने से तुम भी नहीं रोक पाओगी, वो फनकारी थी। अच्छा, कोशिश करके देख लो, मनाहिल ने इत्मीनान से कहा और दोबारा उन्हीं कदमों से चलकर अपने कमरे में चली आई। फिर इधर रुकी तो वो भी नहीं थी, वहाँ से फ़ौरन ऊपर अपने कमरे में चली आई थी।
मुर्तज़ा ट्रे में खाना निकाल कर नाज़िया बेगम के पास उनके कमरे में आया था। अम्मी खाना खा लें। उसने उनके सामने खाना रखा। नाज़िया बेगम मुस्कुराई थी। बल्कि आज जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊं। मुर्तज़ा ने उनका हाथ चूम कर खाने का पहला नवाला तोड़ा और उनके मुंह में डाला था। अपनी बेगम को तो खिला दो और अपने मुन्ने या मुन्नी को, वो भी तो भूखे होंगे। नाज़िया बेगम को उसकी फ़िक्र हुई जो सुबह की भूखी थी। उसे भी खिला दूंगा अम्मी, पहले आप खाएं। उसकी फ़िक्र मत करें, मैं उस चूहिया का ख्याल रख लूँगा। मुर्तज़ा, नाज़िया बेगम ने उसका नाम खींच कर अदा करते उसको घर का था। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मिनाहिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मुर्तज़ा, नाज़िया बेगम ने सादगी से कहा। क्यों, आप हैं ना अपनी लाडली का ख्याल रखने को, मुर्तज़ा ने भी सुकून से कहा था। हाँ मैं तो हूँ, मगर अब उसे ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना। मैं रखूँ ना रखूँ, तुम उसका बहुत ख्याल रखना। उसे कभी मेरी भी कमी महसूस मत होने देना। नाज़िया बेगम जाने क्या कहना चाहती थी। मुर्तज़ा उन्हें खाना खिलाता रहा। जब वो खा चुकी तो हाथ से इशारा कर दिया। मुर्तज़ा ने ट्रे उठाई थी। अम्मी आप आराम करें, तहज्जुद के वक्त भी उठना है फिर आपको। अपनी बेटी की तो पड़ी है, अपना भी ख्याल रखा करें, तभी तो अपने पोता पोती को गोद में लेकर घूमा करेंगे आप। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा तो नाज़िया बेगम भी मुस्कुरा दी थी। मगर उसकी बात पर जाने क्यों आज इंशाल्लाह नहीं कहा था। मुर्तज़ा को अजीब तो लगा, मगर वो ट्रे लिए वापस किचन में आया था। आज तो वेटर ही बन गया कल मुर्तज़ा। वो अपने और मिनाहिल के लिए खाना निकालते हुए बड़बड़ाया और खाना निकाल कर कमरे की जानिब आता है गहरा सांस अंदर खींचा कि अब उसे काफ़ी तहम्मुल और सुकून की ज़रूरत थी। वो अंदर आया तो वो बेड पर हनूज घुटनों में मुँह दिए अपने बाजू घुटनों के गिर्द फोल्ड किए रोने का शुगल फरमा रही थी। रोंदू कहीं की। मुर्तज़ा बड़बड़ाया और उसके सामने खाने की ट्रे रखी। उसके सामने बैठकर अब उसके लिए नवाला बना रहा था। मिनाहिल ने सर ही नहीं उठाया था। मुर्तज़ा ने निवाला बनाया और उसकी जाना बढ़ाया था। उसके बाजू खुले और आंसू से तर चेहरा ऊपर उठाया था। खाना खाओ मन्नू, मुर्तज़ा ने उसकी भीगी आंखों में देखते नरम लहजे में कहा था। नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। मिनाहिल ने उसकी जानब से रुख फेरा था। मन्नू मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मुर्तज़ा ने ज़रा अब लहजा सख्त किया था। इसके अलावा और आते ही क्या है आपको। ये बोलकर वो फिर रो पड़ी थी। मुर्तज़ा को हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। मन्नू प्लीज़, जो भी बात है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं हर वजाहत दूंगा। पहले तुम खाना खाओ। इस कंडीशन में तुम इतनी देर भूखी कैसे रह सकती हो। मुर्तज़ा ने उसे बहलाना चाहा, मगर वो ढीठ बनी बैठी रही। मुर्तज़ा ने एक सर्द सी सांस खींची थी। मिनाहिल खाना खाओ। तुम्हारी इस पौंडी सी जिद की वजह से अगर मेरे बच्चे पर आंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम। वो धाड़ा और फिर नवाले तकरीबन ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाले थे। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस उसे यहाँ दुआ की वजह से लाया। वो जल्द यहाँ से चली जाएगी। मुझे रत्ती बराबर भी उसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, ना कोई तुम्हारी जगह ले सकता है। मुझ पर इतबार करो मन्नू। मिनाहिल आंसू बहाती निवाले खाती गई, जबकि वो बोलता गया, मगर इस पागल लड़की के आंसुओं से लग रहा था कि वो पत्थर से सर टकरा रहा है। गुजरा वक्त हाथ नहीं आता। काश ये चंद बोल, चंद सुनहरे जुमले उससे पहले अपने मुंह से फूटे होते तो आज वो उसकी हर बात का एतबार भी करती। अब तो वो यही समझ रही थी कि वो महज उसे बहलाने को झूठ बोल रहा है या सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके सामने सफाइयाँ पेश करता अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। बस पेट भर गया मेरा। वो सिसकी आधी चपाती खाकर ही वो उपकाइयाँ करने लगी थी। मुर्तज़ा ने थोड़ा सा खाना खुद खाया। वो यूं ही रूठी रूठी सी आंसू बहाती गई। मुर्तज़ा खाना खाकर ट्रे किचन में रख कर आया। वापस रूम में आकर डोर लॉक किया और बेड पर उसके करीब आया था। वो नढाल सी बैठी थी। मुर्तज़ा उसके पीछे बेड से पाँव नीचे लटका कर बैठा। मन्नू प्लीज़ यार, एतबार करो मेरा। उसकी कमर पर सुलगती लब रखते हुए बोला था। मिनाहिल बदक कर उससे दूर हटी थी। जब मुझे लगता है मुर्तज़ा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो गया, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मेरा भरोसा टूट कर चिकना चूर हो जाता है। मुर्तज़ा आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा। क्या ज़रूर मिलता है आपको मुझे हमेशा दुखी करके। वो आज अपना दिल खोलकर उसके सामने रख गई थी। मुर्तज़ा ने तड़प कर खींच कर उसे सीने से लगाया था। ऐसा कुछ नहीं है मन्नू, तुम गलत समझ रही हो मुझे यार। मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मुर्तज़ा ने उसकी पीठ सहलाते उसे समझाने की कोशिश की, मगर अफसोस आज उसकी सब तसल्लियाँ, सब वजाहतें बेकार जा रही थी। आपको पता है पप्पू अम्मी कितनी परेशान है आपकी वजह से। वो फिर नाराज़गी से उसकी पनाहों से निकली थी। वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान है मन्नू। मैं तो उन्हें अपने अमल की तमाम वजाहत दे चुका हूँ। अब वो इस बात से परेशान है कि तुम इस हालत में अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो। मुर्तज़ा ने संजीदगी से कहा था। आप अपना किया मुझ पर मत थोपे मुर्तज़ा, वो चटक कर बोली थी। मिनाहिल अज़का मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है, कभी वापस ना लौटने के लिए। मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर उसे समझाने की कोशिश की। वो इससे साहिया से हंसी थी। अच्छा, इतना आसान है आपके लिए, तो फिर लगे हाथ ये भी बता दें कि मैं कितने वक्त के लिए हूँ आपकी ज़िंदगी में। शट अप मन्नू,
वो धाड़ा था और उसे बाजू से खींचकर बेड पर लिटाया था। जस्ट शट अप, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। मैं कब से तुमसे इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा हरगिज़ मत उठाओ। मन्नू, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसके सर्दो खुरदरे लहजे ने मिनाहिल का हल खुश किया था। आई हेट यू मुर्तज़ा, नहीं रहना मुझे आपके साथ, मुझे अभी कभी डाइवोर्स से। तो अब हंसियानी होने लगी थी और मुर्तज़ा का भी दिमाग पूरी तरह घुमा चुकी थी। तभी उसने उसे अपनी पुरशिद्दत गिरफ्त में भरकर बेड पर लिटाया और खुद उस पर हावी हुआ। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उन्हें बेड से लगाया था। ओके राइट, दे दूंगा, मगर अभी तो नहीं ना होगी डाइवोर्स। तो जब ये बेबी इस दुनिया में आ जाएगा, इसे मेरे हवाले करना और ले लेना डाइवोर्स। और इस वक्त तक ये लफ्ज़ दोबारा मैंने तुम्हारी ज़ुबान से सुना तो ज़ुबान खींच लूँगा मन्नो तुम्हारी। उसके चेहरे के बेतहाशा करीब वो रा कर बोलता, लम्हा ब लम्हा उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। मुर्तज़ा, ये क्या छोड़े मुझे। उसकी इतनी शिद्दत से बुलबुला उठी थी। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो मनाहिल, और अब मैं ये बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करूँगा। अब तुम्हें तुम्हारी हर बेवकूफ़ी, हर गुस्साखी की यही प्यार भरी सज़ा मिलेगी। उसकी कुर्बत और लम्स पाते ही गुस्सा खुद ब खुद ही झाग की तरह बैठा तो लहजे में खुमारी तारी हो गई थी। उसके बहते आंसू मुर्तज़ा ने अपने होंठों से चुने थे। अब अगर फ़ौरन ना सोई या एक भी आंसू गिरा तो मैं हर हद पार करके तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा मन्नू। इसलिए तुम्हारी नाजुक सी जान के लिए बेहतर यही है कि चुपचाप सो जाओ, नहीं तो आज मेरा ये जुनून बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम, और हम दोनों ही कोई ना कोई नुकसान उठा बैठेंगे तुम्हारी ज़िद में। उसकी सर्द सी आवाज़ ने मिनाहिल को बेजान कर दिया था, मगर आफियत इसी में जाने कि वो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद वो जो ज़हनी और असाबी तौर पर बहुत थक चुकी थी, गहरी नींद सो गई थी। मुर्तज़ा ने जब देखा वो गहरी नींद में है, उसे अपने सीने पर से नरमी से तकिए पर शिफ्ट किया। वो काफ़ी देर उसे बाहों में भरे जागता रहा था, आखिर फिर उठ बैठा था। आज एक अजीब किस्म की बेचैनी सी थी जो उसे महसूस हो रही थी। कमरे में उसका दमसा घुटा तो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर खड़े होकर दीवार से टेक लगाकर सिगरेट लबों तले दबाकर सुलगा ली थी। वो आम नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल नहीं पीता था, मगर जब यूं बेचैनी रगों में उतरती महसूस हो तो सुकून हासिल करने के लिए पी लेता था। अज़का जो अभी तक चाह रही थी, ऊपर से झांक कर उसे स्मोकिंग करते देखा था। मुर्तज़ा को अजीब सा लगा। 2:30 बजे का वक्त था और नाज़ा बेगम अभी तक तहज्जुद के लिए नहीं जागी थी। आज अम्मी की आंख नहीं खुली, चलो मैं जगा देता हूँ, मुर्तज़ा दिल में सोचता नाज़ा बेगम के कमरे की जानिब आया था। कमरे में दाखिल हुआ तो वो चत लेटी हुई थी। सीने तक कंफर्टर था और हाथ बिल्कुल सीधे रखे हुए थे। अम्मी, तहज्जुद के लिए नहीं उठना? मुर्तज़ा ने उनका कंधा हिलाया, मगर नाज़ा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई हरकत की। मुर्तज़ा को अजीब सा लगा और दिल कानों में धड़का था। अम्मी, अम्मी, उसने मुसलसल उनका कंधा जोड़ा था। वो चुपके से घर से निकला था और डॉक्टर ताहिर के घर की जानिब बड़ा चनका। क्लिनिक मोहल्ले में ही था। वो उन्हें घर से बुला कर लाया। दिल किसी अनहोनी के होने के एहसास से दहल रहा था। तमाम रस्ते वो आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा। डॉक्टर ताहिर घर आए। इस हलचल के दौरान अस्का भी नीचे नाज़ा बेगम के कमरे में चली आई थी। क्या हुआ कल्ब, खैरियत तो है? अस्का ने इसका लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा था। अम्मी को जाने क्या हो गया, उठ नहीं रही, उसने परेशानी से कहा था। डॉक्टर ताहिर ने उन्हें चेक किया। फक्त तो वो भी नजर आ रहे थे। मुर्तज़ा के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रखना दोस्त, वो इस दुनिया से 1 घंटा पहले ही जा चुकी हैं। मौत की वजह मेजर हार्ट अटैक है। हौसला रखो। डॉक्टर ताहिर उसके सर से आसमान और पैरों से ज़मीन खींचे जाने की नवीद सुनाकर जा चुके थे, और वो इधर ही उनके पैरों में गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। अस्का ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, जो कि उसने बेदर्दी से दूर झटक दिया था। फिर उससे जितना रोया जाना था वो इतना रोया था। राहम के घर फ़ोन कर दिया था। मिनाहिल की नाजुक हालत के पेश नज़र मुर्तज़ा ने दिन होने का इंतज़ार किया था। फजर की अज़ान होते ही महल्ले में ऐलान करवा दिया गया। राहम के घर से भी मनेहा समेत सब आ गए थे और कुछ दूर पार के रिश्तेदार भी पहुंच चुके थे। फजर के वक्त मुर्तज़ा कमरे में आया था। मिनाहिल, मिनाहिल उठो, फजर अदा कर लो। मुर्तज़ा ने उसे कंधों से थाम कर हिलाया तो वो मुंदी मुंदी आंखें लिए उठ बैठी थी। मिनाहिल ने उसका चेहरा देखा। लाल अंगारा आंखें सूसी हुई थी। आपको क्या हुआ? उसने हैरत से उसे देखा था। मिनाहिल, अम्मी हमें छोड़कर चली गई हैं, मुर्तज़ा ने रुंधी आवाज़ में कहते उसे कंधों से थामा था। क्या मतलब, कहाँ चली गई हैं? क्या हुआ है पुप्पो अम्मी को? मिनाहिल ने उसकी शर्ट दबोची थी। बाहर से ख़वातीन के रोने की आवाज़ आई थी। मिनाहिल नंगे पैर और नंगे सर नाज़ा बेगम के कमरे की जानिब भागी थी। मुर्तज़ा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो अपने आप में ही कहाँ थी। कुछ ही देर बाद सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते मिनाहिल की दिल सोच चीखें पूरे घर में गूंजी थी। एक क़यामत थी जो आकर गुजरी थी। रो रो कर अब तो आंखें भी खुश्क हो चुकी थी। नाज़ा बेगम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थी। मौत एक अटल हकीकत है जो ना टल सकती है ना बदल सकती है, मगर जाने क्यों हम किसी बहुत अपने के हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने को क्यों कबूल नहीं कर पाते? क्यों दिलो दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता कि अब वो जा चुका है, लौट कर वापस नहीं आएगा?
और यही मैं नाहिल कर रही थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो ठंडी मीठी ममता की छाँव हमेशा हमेशा के लिए उसे छिन गई है। वो पुरसकून गोद कभी उसे वापस नहीं मिलेगी। वो नहीं आएंगी उसकी हमायत करने, उसके लिए लड़ने, उसका दिफा करने। माँ क्यों चली जाती है? माँ को नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी नरम छाँव का आदी बनाकर फिर उन्हें ज़माने की सर्दो गर्म के हवाले करके क्यों वो मनोमट्टी तले छुप जाती है? नेहा ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसे चलने वाले ज़बरदस्ती खिलाकर मेडिसिन देकर सुलाया था। आधी रात का वक्त था। मुर्तज़ा थका हारा नढाल सा चुके कंधे लिए सुकून की तलाश में माँ के कमरे में आया था, मगर बेड पर उसे सोया देखकर हैरान हुआ था। कुछ गैर मामूली महसूस होने पर वो तेज़ी से बेड के करीब आया, जहाँ वो तकिए से सिर पर टकती फूट फूट कर रोती बरसों की मरीज़ा लग रही थी। फुफ्फो अम्मी, नहीं प्लीज़ रुक जाएं मम्मा, जाएं मुझे छोड़कर मत जाएं अम्मी, रुक जाएं। वो शायद ख्वाब में उसे छोड़कर चाहती अपनी फुफ्फो अम्मी के दामद से लिपट रही थी। अब तो मुर्तज़ा की भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। तभी मुट्ठी की पुश्त अपने होंठों पर रखकर अपने आंसू पीने लगा था, मगर इस वक्त उसे खुद से ज़्यादा बेड पर पड़े इस लाचार वजूद को संभालने और समेटने की ज़रूरत थी। तभी मुर्तज़ा ने झुक कर उसे झंझोड़ डाला। मिनाहिल, मन्नू उठो मेरी जान। मुर्तज़ा ने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोली। चंद लम्हे वो खाली खाली आंखों से उसे देखे गए, मगर जब सब याद आया तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने मुर्तज़ा को खुद से दूर धकेला था। मुर्तज़ा ने हैरत से उसे देखा। वो पागलों की तरह बेड से उतरी थी और आकर मुर्तज़ा का गिरेबान पकड़ा था। आप कातिल हैं मेरी फुफ्फो अम्मी के। सुना आपने? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप उस टाइन को इस घर पे ले आए और ये सदमा फुफ्फो अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नहीं तो कोई एक छोटी सी वजह ही बता दे मुझे उनके हार्ट अटैक के सबब की। मुर्तज़ा, वो आपकी वजह से मुझे छोड़ कर चली गई हैं। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। सुना आपने? वो हंसियानी सी होकर चिल्लाती उसे झंझोड़ रही थी। मुर्तज़ा ने नम लाल अंगारा आँखें लिए उसे देखा था, मगर होश तो तब बुढ़े जब वो बेहोश होकर उसी के बाजू में झूल गई थी। मुर्तज़ा को लगा माँ के जाने के बाद अब अगर उसने उसे भी खो दिया तो उसकी दुनिया अंधेर हो जाएगी। उसने मिनाहिल को बेड पर लेटाया और भाग कर ताहिर साहब को ही बुला कर लाया था। उन्होंने इसे चेक किया था। बीपी खतरनाक हद तक लो है इनका। अगर यही सूरत हाल रही तो आपके बच्चे को भी खतरा लाहिक हो सकता है। सदमा अपनी जगह, मगर आप इनकी डाइट का, इनकी सेहत का ख्याल रखा करें। डॉक्टर से ज़रूरी हयादात देता जा चुका था। मुर्तज़ा ने बेबसी की इंतहा से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। वो क्या समझ रही थी, जबकि वो तो नासिरा बेगम को सारी वजाहत दे चुका था और उसकी जानब से तो कोई परेशानी नहीं थी उनको। बस उनका वक्त पूरा हो गया था तो उनको जाना ही था। वो कातबे तकदीर का लिखा उसके सिर नहीं तोप सकती थी। मुर्तज़ा के सोच सोच कर असाब चटकने लगे थे। अगर उसके बच्चे का सवाल ना होता तो वो भी उससे पूछता कि कौन सी औलाद होगी जो अपनी माँ की मौत का सबब बनना चाहेगी। कोई भी नहीं। तो वो क्यों उस पर इल्ज़ाम धर कर उसकी रूह को घायल कर रही थी? क्यों? मनेहा 2 हफ्ते में नाहिल के पास रही थी। वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी वहाँ, मगर मुर्तज़ा की सज़ा में कोई कमी नहीं आई थी। मुर्तज़ा को ये सज़ा दे रखी थी कि वो 2 हफ्तों से उसके सामने ही नहीं गई थी। उस पर क्या बीत रही थी ये नाहिल को कब परवार थी। मनेहा घर वापस आई तो राहम उसे लेने आया हुआ था। राहम ने जाने है आज साहिब से क्या कहा था कि उन्होंने मनेहा को राहम के साथ भेज दिया था। आज वो राहम के साथ वापस रावलपिंडी आई थी। मनेहा का सर्दो सपाट चेहरा राहम को खल रहा था, मगर अभी वो उसको छेड़ना नहीं चाहता था। रावलपिंडी पहुंचे तो मनेहा को हैरत हुई कि राहम अपार्टमेंट की पिछली जानब की गली में गाड़ी लेकर गया था, मगर मनेहा ये देखकर भी हैरान हुई कि अपार्टमेंट बैक साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता था जैसे फ्रंट साइड से। बज़ाहिर ये अपार्टमेंट एक ही था, लेकिन इनको आगे पीछे से अलग अलग रहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस जानब से ये तुम्हारी बिल्कुल अलग रहाइश है। फ्रंट साइड पर भी एक लाउंज और 3 कमरे हैं, और इधर बैक साइड पर भी। अंदर एक बड़े दरवाजे से मैंने इसको लॉक कर दिया, मतलब अब ये बिल्कुल अलग हो गया है। राहम ने उसे हैरान देकर वजाहत से बताया था। मनेहा खामोशी रही। गाड़ी से निकलकर अपना सामान उठाने लगी तो राहम ने उसके हाथ से उसका सामान ले लिया था। चलो, उसके साथ अंदर आया। मनेहा ने एक कमरे में अपना सामान रखवाया। वह सोफे पर ढसी गई थी। क्या हुआ, थक गई? उसके करीब आकर बैठा था। वो नामहसूस अंदाज में पीछे की जानब खिसकी थी। राहम ने नागवारी से उसकी हरकत देखी, मगर कहा कुछ नहीं था। फिर इस पटे हुए शख्स ने उनके बीच दिन भी बांट दिए थे। एक दिन वो उसके पास रहता और दूसरे दिन उसके हिस्से की जानब चला जाता। मुर्तज़ा ऑफिस से वापस लौटा था। आकर सीधा अपने रूम में आया। फ्रेश होकर शर्टलेस गीले बालों में हाथ फेरता बाहर आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस कम इन। उसे लगा वो दुश्मन जहाँ है जो इतने दिनों से रूठी बैठी है, इसीलिए बगैर सोचे समझे आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे गया। हाय रे खुशफहमी तेरा आसरा। मगर दरवाजे से इसका को अंदर आते देख उसके माथे पर ढेर सारे बल आए थे। जबकि वो सामने उसे ऐसी हालत में देख पहले तो शर्मिंदा हुई, मगर उसके दिल के मुकाम पर अपने नाम की बजाय वो सयाद हब्बा देख कर अपनी जगह पर ठठक गई थी। अस्का फ़ौरन जाओ यहाँ से। कोई बात है भी तो मैं ऊपर आकर सुनता हूँ। जाओ यहाँ से। वो काटदार लहजे में बुराया तो इसका गुस्से से लाल पीली होती वहाँ से चली गई थी। वो 3 हफ्तों से नासिरा बेगम के कमरे में बंद थी। मुर्तज़ा के लिए दोहरी अजियत थी।
कैद तन्हाई का शिकार अब वो 2 हफ्ते से तकरीबन ऑफिस जाना शुरू कर चुका था। पहाड़ जितने गम का बोझ अपने कंधों पर लादे फिर रहा था। मिनाहिल तो उससे नाराज़गी जताकर उसे खुद से दूर करके अपने दिल की सारी भड़ास, सारा गम व गुस्सा निकाल रही थी। वो किसके पास जाता, किसके कंधे से लगकर अपना गम गलत करता, किससे अपने गम अपना दर्द बांटता, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसी का हुआ था ना। वो क्यों उसे इतनी कड़ी सजा दे रही थी। जो भी मेहमान आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सब जा चुके थे। मुर्तज़ा ने उसके लिए कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था, जो उसकी देखभाल बखूबी कर रही थी। वो इतने दिनों से कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। मुर्तज़ा ने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी मुर्तज़ा ने फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था कि उसे वो और ये बच्चा बहुत अजीज़ थे। अब इन दोनों में से किसी को भी कुछ होता वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिनाहिल का खाना कमरे में ही शबाना ले आई थी जो अब इशा की नमाज़ अदा कर रही थी। उसने खाना ट्रे पर रखा और वहीं बैठ गई थी। उसे हिदायत थी कि जब तक मिनाहिल खाना उसके सामने न खाए वो कमरे से हिलेगी भी नहीं। मिनाहिल ने नमाज अदा की और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी थी। बीबी जी सही बना है खाना, शबाना ने बात का आगाज़ किया था। मिनाहिल ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो शबाना, वो जो ऊपर मेहमान है वो चली गई है क्या? मिनाहिल ने यूं ही पूछ लिया था। नहीं बीबी, मगर क्यों? मिनाहिल के अंदर कुछ छन से टूटा था। तुम्हारे सुहाब वो ऊपर जाते हैं क्या? मिनाहिल को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी थी। नहीं, वो तो नहीं जाते, मगर अभी कुछ देर है वो साहिब के कमरे में गई थी। मैंने सुना था शायद कोई काम था, मगर साहिब ने बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। ये बोल करके वो ऊपर जाए, साहिब उधर ही आकर बात सुनेंगे। शुबाना ने उसकी बेइज्जती का अहवाल चटखारे लगाकर सुनाया, मगर मिनाहिल के चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये बात उसे अच्छी लगी है कि बुरी। वो खाना खा चुकी तो शुबाना बर्तन समेट कर चली गई। फिर वो थी और उसकी तन्हाई। वो खून शाम मनफी सोचे जो रोज़ कतरा कतरा उसका खून पी रही थी, उसे आदमुआ कर देती थी। रात का जाने कौन सा पहर था। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। अज़का से बोल दिया था कि वो ऊपर आकर बात सुनेगा, मगर उसका मूड इतना ख़राब था कि वो ऊपर गया ही नहीं था। बेचैनी हद से सवा थी। वो अपने कमरे से बाहर निकला था। कदम बेख्तियार ही नासरा बेगम के कमरे की जानिब बढ़े थे। आज इस घर में वो तीनों नफूस जाग गए थे। वो भी तो ऊपर से झांक कर देख रही थी कि वो जाग रहा है और अपने कमरे से बाहर निकला है। मुर्तज़ा छोटे से लाउंज तक आया था और इधर ही बैठ गया था। सुलगती कनपटियों को सहलाने लगा था। इधर मिनाहिल बेचैन सी थी। शाम से तबीयत बोझल सी थी, फिर अचानक पहलू में दर्द होने लगा और वो किसी नुकसान के होने का सोचकर बहुत बुरी तरह डर गई थी। कुछ ये भी सोचकर वो भी तड़प तड़प कर इस कमरे में अकेले ही मर जाएगी। सब सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गई। मुर्तज़ा पहलू पकड़कर दोहरी होती वो उठ बैठी थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पुकारा था। मुर्तज़ा जो लाउंज में था उसे आवाज़ सुनाई दी तो अपना वहम समझकर ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। मुर्तज़ा, मैं मर जाऊंगी, आह। मगर जब दोबारा मिनाहिल की पुकार और चीख सुनाई दी तो वो बुखलाकर उस कमरे की जानिब आया था। मिनाहिल, उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर सर पर हाथ मारता अपने पॉकेट में से डुप्लीकेट की वो जो हर वक्त एहतियातन अपने पास रखता था निकाल कर दरवाजे का लॉक खोला और पागलों की तरह अंदर दाखिल हुआ था। मिनाहिल, क्या हुआ? तुम ठीक तो? वो जो बेड पर बैठी दोहरी हो रही थी, मुर्तज़ा ने उसे पकड़ कर सीधा किया था। मिनाहिल ने उसे अपने पास और उसे इतने करीब देखा तो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे तो लगा था वो आएगा ही नहीं। क्या हुआ मिनाहिल, कुछ बताओगे? तुम ठीक हो? मुर्तज़ा, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द बर्दाश्त करते उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। मुर्तज़ा ने उसे बाहों में भरा और फ़ौरन बाहर ले गया था। मुर्तज़ा ने नरमी से लाकर उसे गाड़ी की बैक साइड पर बिठाया था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकाल ली थी। दो निगाहों ने दूर तक इनका ताकुब किया, जिनमें यह सोचकर मिनाहिल का बच्चा अब नहीं रहेगा एक अजीब कमीनी सी चमक थी। उसे लिए सिटी हॉस्पिटल आया था और अब एमरजेंसी के बाहर खड़ा पल पल उस पर भारी था। तुम्हारी जिद और बेजा नफरत और बदगुमानी की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मिनाहिल मुर्तज़ा, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। वो दिल में इस दुश्मन जहाँ से मुखातिब था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आई तो वो बेचैनी से डॉक्टर की जानिब लपका था। डॉक्टर, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सब कुछ ठीक है मिस्टर मुर्तज़ा, डोंट वरी। आपकी मिसेज और बेबी बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था। इस हालत में हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर उसे तसल्ली देकर अंदर रूम में चली गई। वो बेंच पर बैठता चला गया था। कितना मुश्किल था खुद को संभालना, पेदर पेन हादसा के लिए खुद को तैयार रखना, खुद को मजबूत रखना कि वो टूट रहा था, लम्हा ब लम्हा बिखर रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर के इशारे पर वो अंदर कमरे में आया तो वो ढाल सी सफ़ेद सिंगल बेड पर लेटी हुई थी। मिस्टर कल्प, ये बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे तो खून की भी कमी लग रही है, जो बेबी के लिए ठीक नहीं। अभी तो इन्हें घर ले जाएं या आराम करें, कल दिन में ज़रूर चेकअप करवाइएगा इनका। डॉक्टर डिटेल्स बताती रही और वो खामोशी से सुने गया था। उसकी गैर मामूली खामोशी मिनाहिल ने भी महसूस की थी।
तभी एक नज़र उसके बेतासुर सपाट चेहरे की जानब देखा, जिसे टपकती वहशत से मिनाहिल को भी एक लम्हे को झुरझुरी सी महसूस हुई थी। डॉक्टर से मेडिसिन लेकर वो उसकी जानब बढ़ा था। मैं चल सकती हूँ, मिनाहिल ने उसकी जानब से रुख मोड़कर कहा, मगर यहाँ सुन कौन रहा था। वो फिर से उसे बाजों में उठा चुका था। मज़ाहमत करने की बजाय वो खामोश ही रही कि जानती थी कि इस पत्थर से सर फोड़ने से खुद ही थकेगी, उस पर असर नहीं होने वाला था। मुर्तज़ा ने उसे लाकर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाया था और वो ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी वहाँ से खामोशी से निकाल ली थी। राम हफ्ते भर से देख रहा था उसके तमाशे। वो जिस दिन मुनेहा के पोर्शन में जाता, उधर जाने की बारी होती, वो सरे शाम ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। वो दूसरे कमरे में रहता और सारी रात सुलगता रहता। जिस दिन जिसके अपार्टमेंट की जानब जाना होता, वो ऑफिस से सीधा उसी के हिस्से की जानब आता था। और राम अब्रक हयात की बदकिस्मती तो ये थी कि दो बीवियां होने के बावजूद इज़्दवाजी रिश्ता वो किसी एक से भी इस्तवार नहीं कर पाया था। मगर आज वो कुछ सोचकर ऑफिस से बहुत जल्द सरे शाम ही वापस लौटा था। आज फिर मुनेहा के पास आने का दिन था। वो सीधा उसी के हिस्से की जानब आया था, बल्कि आज वो सीधा उसी के कमरे में आया था। वो आकर सोफे पर डैसा गया था। क्या हुआ आपको? काम ने काफ़ी थका दिया? नेहा ने सादगी से पूछा। काम से ज़्यादा तो इंसान को उसका दिल ख्वार करता है, और किसी पत्थर से सर टकराते टकराते खुद को थकाता है। वो भी बोला तो सादगी से ही था, मगर लहजे में कुछ तो ऐसा था जो नेहा को चौंकने पर मजबूर कर गया था। पानी लाऊं आपके लिए? पानी चाहिए आपको? उससे उसे टॉपिक से हटाना चाहता। सुकून चाहिए मुझे, मिलेगा? राहम का लहजा मलतजई था और नेहा की बस हो चुकी थी। राहम, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैंने क्या किया है? वो चटक रही थी। तुमने मेरे दिल पर नकब लगाई है मनेहा, बहुत बड़ी। वो बड़बड़ा कर रह गया था। खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, राहम कहते वॉशरूम में फ्रेश होने लगा था। मनेहा ने किचन में आकर खाना लगाया। वो गीले बालों में हाथ फेरता किचन में आया था। इश्तिहाअंगेज़ खुशबू थी। वो हफ्तों बाद ढंग से खाना खा पाया था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। मनेहा ने उसकी पसंद के मुताबिक पास्ता और दाल चावल बनाए थे। राहम ने सैर होकर काफ़ी रगबत से खाना खाया। मनेहा, एक कप कॉफ़ी बनाकर रूम में ले आओ, वो कहता रूम में चला गया था। नेहा कॉफ़ी बनाकर उसके रूम की जानब आई तो वो खाली था। उसे हैरत हुई और दिल कुछ और सोचकर कानों में धड़कने लगा था। तभी अपने रूम की तरफ आई तो वो हस्बे तवक्को बेड पर बड़ी शान से पुरजमान था। बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा, टांगों पर लैपटॉप रखा हुआ था। नेहा के कदम वहीं जम गए थे। इधर साइड टेबल पर ही रख दो कप मन। उसने एक चिट्टी सी नज़र उस पर डाली और दोबारा लैपटॉप की जानब मुतवज्जो हो गया था। नेहा ने कप साइड टेबल पर रखा और वापस चली गई। फिर किचन समेटने तक और ईशा की नमाज अदा करने तक नेहा इस कमरे की जानब भटकी भी नहीं थी। मगर कब तक? रात के 11 बजे तक वो लाउंज में टीवी लगाकर बैठी रही। मगर अब थकन से चूर होने लगी थी। तभी उकताकर अपने कमरे की जानब गई। कमरे में दाखिल हुई तो वो कोई मूवी देखता उसी का इंतज़ार कर रहा था। मगर अब थकन से चूर होने लगी थी। तभी उकताकर अपने कमरे की जानब गई। कमरे में दाखिल हुई तो वो कोई मूवी देखता उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो उंगलियां चटखाती वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई थी। राहम, मुझे नींद आ रही है, वो झंझलाकर बोली थी। तो आकर सो जाओ, तुमने कब मुझे इजाज़त दी तुम्हारी नींदों में खलल डालने की? वो भी सुकून से बोला तो मनेहा उसकी बात का मतलब समझकर पहलू बदल कर रह गई थी। आप अपने कमरे में जाए ना, आखिर में नेहा ने झिझकते हुए बोल ही दिया था। राहम ने बेख्तियार उसकी जानब देखा था और उसकी निगाहों में इतना कर्ब था कि मनेहा निगाहें चुरा कर रह गई थी। वो बेड से उतर कर नीचे आया था। शर्टलेस ब्लू ट्राउज़र में वो पहले तो उसके पीछे डोर लॉक कर गया, फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। वो करीब तर आता गया। मनेहा बेख्तियार ही पीछे की जानब बढ़ी थी। मनेहा दीवार से लगी थी। राहम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाया था। उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने जज्बों का इजहार किया था। मुझे वहाँ रहना है जहाँ तुम मोमन, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब, बहुत करीब, इतने करीब कि हमारे बीच से हवा भी ना गुजर सके। ये कहते उससे अपने लबों से मनेहा की गाल छुए थे। वो लरस कर रह गई, मगर राहम ने उसके पूरे चेहरे पर अपने होंठों से महरे मोहब्बत सबत की थी। राहम, दूर हटे, वो गुटी गुटी आवाज़ में बोली थी, मगर अब उसकी गर्दन और गर्दन की गहराइयों में उतर जाना चाहता था। राहम, मनेहा ने उसे पुकारा। राहम ने उसकी गर्दन से चेहरा निकाला और उसके होंठों पर निगाह ठहरी, जिन्होंने उसके दिल में सदियों की प्यास जगा दी थी। राहम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे। उसके लमस में इस कदर जुनून और शिद्दत था कि मनेहा की जान लबों पर आ गई थी। वो बुरी तरह मछली और उसके कंधों पर हाथ रखकर मज़ाहमत की, मगर बेसूद। वो आंखें बंद किए बिल्कुल मदहोश और बेखुद मोहब्बत का जाम पीने में मसरूफ़ था। पूरी तरह से राब होकर राहम ने उसके होंठों को आज़ादी बख्शी थी। मनेहा नढाल से होकर एक गहरा सांस भरकर उसके कंधे पर गिरी थी। राहम हनूस पहली सिचुएशन में उसके हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाए शर्टलेस उसे दीवार से पिन के उसके कंधे पर लब रखे आंखें मूंदे खड़ा था। राहम, नहीं करें, गहरे गहरे सांस भरती वो बोल उठी थी। क्यों? उल्टा खामार आलूद से लहजे में सवाल पूछा गया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो बेबसी से नम लहजे में बोली थी और ख़ुद को इस पागल गिरफ्त से छिड़वाने को बुरी तरह मचली थी। और मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। एक मतलब फिर अपने लबों से उसके कान की लौ को काटा तो वह जी जान से लर्जी थी।
क्यों अपनी अना की तस्कीन के लिए? मैं आपके लिए महज बुला हासिल चीज़ हूँ जिसको हासिल करने की कशिश ने आपको बेचैन कर रखा है। मुझसे मोहब्बत नहीं है आपको, बस आप अपने इस जज्बे की तस्कीन चाहते हैं। मैं नेहा के आंसू उसके कंधे पर गिरे थे। नहीं, मेरा यकीन करो, इस दिल की रजामंदी और मोहब्बत भरे जज्बों की तस्कीन के लिए। जज्बों से चूर बोझल लहजा था। राहम की आंखें अपनी बेबसी पर नम हुई थी। आपकी हर ज़रूरत वो पूरी कर रही है तो मुझे क्यों रोना चाहते हैं आप? क्यों पामाल करना चाहते हैं मेरी इज़्ज़त नफ्स? क्यों छीनना चाहते हैं मुझसे मेरी ज़ात का गुरूर? वो फूट फूट कर रोई थी। राहम उससे पीछे हटा और उसका हाथ थाम कर बेड पर लाकर बिठाया था और उसके करीब बिल्कुल सामने बैठा। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे थे। मेरी कोई भी ज़रूरत वो पूरा नहीं कर रही है मनेहा, ना मेरी कोई भी ज़रूरत वो पूरी कर सकती है। अच्छा सुनो ना, आज मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताना चाहता हूँ। पहले दिन से तुमने मुझे अपनी जानिब अट्रैक्ट किया और इसकी वजह न तुम्हारा वजूद था न तुम्हारा हुस्न, बल्कि तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा अपनी इज़्ज़त नफ्स और निस्वानियत के लिए इतना ज़्यादा मजबूत हो जाना। तुम्हारी नरमी, मोहब्बत, नेक फितरत और इज़्ज़त ने मुझे अपनी जानिब बुरी तरह खींचा था और मैं तुम्हारी जानिब खींचता चला गया। वो 6 माह जो तुम्हारे साथ गुस्से मैंने मुझे बिल्कुल बदल दिया। इन 6 माह ने मेरा दिल बदल दिया। मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करने लगा और फिर जब हम मरी गए तो खुदा की कसम मैं ये सोच तो चुका था कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा। तब मुझे पता चला लिशबा सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन थी। वो तो कहीं मेरी ज़िंदगी मेरे दिल में थी ही नहीं। उस वक्त मैंने वापस आने से साफ इनकार किया था, मगर उसने मुझे सुसाइड की धमकी दी। वापस आकर भी वो निकाह महज उसकी ज़िद का नतीजा था। तब भी उसने मुझे कहा कि वो सुसाइड कर लेगी अगर मैंने ये निकाह ना किया। वो मेरी वजह से अपना घर छोड़ कर आई थी। मैं डर गया था कि किसी की मौत का सबब ना बन जाऊँ, इसीलिए वो निकाह किया। मैंने पहले दिन से तुमसे बहुत बुरा सलूक रवा रखा मनेहा, मुझे माफ़ कर दो। हर उस अमल के लिए जिससे तुम्हारा दिल मैंने तोड़ा, हर उस बात के लिए जो मेरे होंठों से अदा हुई और तुम्हें दुखी कर गई, हर उस आंसू के लिए जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से बहा। प्लीज़ मनेहा, मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके हाथों पर माथा टिकाकर रो पड़ा था। मनेहा भी रोई गई थी। मनेहा, ये बटी हुई ज़िंदगी नहीं चाहता। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी चाहता ही नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, ना कुछ दे पाऊँगा। उसने खुद मुझे कहा कि वो महज मुझे पाना अपनी ज़िद बनाए बैठी है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे कहा कि वो बेशक मुझसे आज़ाद होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी बैठी है, इसलिए मैं कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उसके साथ कोई ज़्यादती हो, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो जब चाहे अपने लिए फ़ैसला ले ले, मगर मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सब बातें मैं बाबा से भी शेयर कर चुका हूँ। तुम्हें खोने के डर ने मेरे जिस्म से मेरी रूह ही खींच ली थी। मैंने हाँ, मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ना रहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू मन। वो नम्मा के लिए इजहार किया गया, उसकी सच्चाई, उसका कर्ब, उसका दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था। मनेहा ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से आंसू साफ किए थे। राहम ने उसे सीने में बींचा था। क्या तुमने मुझे माफ़ किया मनेहा? राहम ने एक आस भरी आवाज़ में उससे पूछा था। मनेहा ने तवातर से बहते आंसू बहाते आहिस्तगी से नफ़ी में सिर हिला दिया तो राहम फिर उसकी गर्दन में मुंह दिए रो पड़ा था। वो काफ़ी देर यूं ही बैठा रहा। आज मनेहा को ही उसको खुद से अलग करना पड़ा था। राहम ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा था। मैं उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार करूँगा मन, जब तुम दिल से मुझे माफ़ कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे काबिल बनूंगा। तब दिल से हर दुख बुलाकर, हर पुरानी बात बुलाकर हम अपनी नई ज़िंदगी की, इस नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। राहम ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे, बेड पर नीम दराज होकर अपनी बाहें फैलाई थी। मनेहा झिझकते हुए करीब खिसकी थी, उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। राहम देर तक उसके बालों में हाथ फेरता रहा। वो जल्द नींद की वादियों में उतर गई थी। राहम ने भी आसूदगी से आंखें मूंद ली थी। आज दिल का तमाम बोझ हल्का हो गया था। बेचैन तबीयत को कुछ राहत मिली थी और अब तो ये भी तय था कि वो अब हमेशा अपनी ज़ात से आगे मनेहा की ज़ात को रखेगा। ज़िंदगी के हर मौका, हर कदम पर मनेहा की हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, उस पर अपनी भरपूर मोहब्बत निछावर करते उसे इज्जत और मान बख्शेगा। मुर्तज़ा उसे लिए घर वापस आया था। गेट पर गाड़ी रुकी तो अज़का जो जाकर उनका इंतज़ार कर रही थी उसने ऊपर से झांका था। मुर्तज़ा ने गाड़ी बंद की और अपनी जानब से उतरकर उसकी जानब आया था। मुर्तज़ा ने दरवाज़ा खोलकर उसकी जानब हाथ बढ़ाया जो उसने बुरी तरह झटक दिया था। हटे पीछे, दूर है मुझसे, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वो हुराक कर बोली थी। मुर्तज़ा ने उसे घूरा था। लाल अंगारा रज्जकों की गुमास आंखों में अजीब सी वहशत और गैज़ो गज़ब था। सामने भी मुर्तज़ा था जो एक मरतबा फिर उसे ज़बरदस्ती सही बाहों में भर चुका था। मुर्तज़ा, नीचे उतारे मुझे, वो चिल्लाई थी और रात के इस पहर गहरे सन्नाटे में उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजी थी। ऊपर भी वो सारा मंजर मनोअन देख रही थी। उन्हें कमरे में जाता देखा तो बेदिली से तो दबे कदमों से नीचे चली आई थी। वो मनाहिल को लिए अपने कमरे की जानब बढ़ा तो मनाहिल रो पड़ी थी।
मुर्तज़ा नीचे उतारे मुझे नहीं जाना इस कमरे में। वो सिसक पड़ी थी, मगर मुर्तज़ा ने जैसे कानों में रुई ठोंस रखी थी, तभी लाकर उसे बेड पर उतारा था। मिनाहिल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर झटका था। वो मुसलसल रोई जा रही थी। दूर हटे मुझसे, छूने की तो जुर्रत भी मत करना आप, आई हेट यू। मुर्तज़ा की बर्दाश्त की हर हद पार हुई थी। करीब आकर हाथ से उसका जबड़ा दबोचा था। मुझसे नफरत करती हो तो फिर दर्द में मुझे क्यों पुकार रही थी, और जब मैं पास आया तो क्यों सीने से लगी थी मेरे? हाँ बताओ मुझे। मुर्तज़ा की वहशत भरी निगाहों में इतना इश्तियाल और गुस्सा देख मिनाहिल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। ज़बान तालू से चिपक गई थी। तुम्हारी सो कॉल्ड जिद और नाराज़गी की वजह से मिनाहिल, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। वो लाल अंगारा नम आँखें लिए अब उसे छोड़कर उसके करीब बैठा था। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़कर अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश करने लगा। मिनाहिल घुटनों में मुँह दे गई थी। मुर्तज़ा उठा और उसके लिए नीम गर्म दूध लेने किचन में गया था और उसके लिए दूध लाया। डोर लॉक किया और मेडिसिन निकाल कर उसके सामने बैठा था। ये मेडिसिन लो। लहजा काफ़ी अखड़ सा हुआ था, मगर वो जानता था उससे कैसे डील करना है। अब मिनाहिल के अपनी माँ के हिस्से के भी नाज नखरे उसी को उठाने होंगे, और ख़ास तौर पर अब जब उसे उसकी दिलजोई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ, मगर अब उसकी ये सारी खुद साख्ता नाराज़गी दूर करने के लिए उसे थोड़ी बहुत सख्ती करनी ही पड़ेगी। क्यों क्यों लूँ मेडिसिन? सिर्फ इससे कि आपको सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी है? वो फनकार कर बोली थी। सारे वक्त में आज हफ्तों बाद वो खुलकर मुस्कुराया था। नहीं, बच्चे की अम्मा की भी पड़ी है इसलिए, वो संजीदगी से बोला, मगर आंखों में चमक सी थी। इसीलिए मुझे कब से डांट रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पर चिल्ला रहे हैं, वो चटक कर बोली थी। प्यार करता हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, और ना इस हालत में बर्दाश्त होगा, इसीलिए गुस्सा कर रहा हूँ, वो सुकून से बोला, जबकि मिलाहिल तिल मिला उठी थी। आई हेट यू, मुझे जहर लगते हैं आप, वो चिल्लाई थी। जानते थे अब वो उसे जिद कर रहा है खामखा। हाँ मुझे मालूम है मैं जहर लगता हूँ तुम्हें, मगर मैंने सुना है तुम्हें मेरी मूंछें बड़ी पसंद है, वो इत्मीनान से बोला था। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा जहर लगती है मुझे, जो सुइयों की तरह चुभती हैं, वो बेख्तियार बोल गई थी। मुर्तज़ा ने मुस्कुराहट छुपाने को सिर झुकाया था, जबकि मिनाहिल सरता पर लाल टमाटर हुई थी, बोलकर अपना जबड़ा बींस लिया था। मुर्तज़ा ने उसका चेहरा अपने सामने करके मेडिसिन उसके मुंह में रखी और दूध का ग्लास उसके लबों से लगाया था, जबकि अब शराफत से उसने पी भी लिया था। वो उसे मेडिसिन दे चुका तो ग्लास साइड टेबल पर रखा था। वो सिसक रही थी। आज कितने दिन बाद यूं कोई उसका ख्याल रख रहा था, जैसे नासरा बेगम रखती थी। मुर्तज़ा ने उसका चेहरा हाथों में थामा था और वो आंसू अपने लबों से चुने थे। एक मरतबा फिर टूट रही थी, बिखर रही थी। इतने दिनों का गुबार था। मिनाहिल ने उसके सीने पर सर रखा था। कल फुप्पो अम्मी, उसके तान फुप्पो अम्मी पर आकर टूटी थी। मुर्तज़ा ने एक सर्द सी आह भरी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मन्नू, मगर बस यही नहीं कर सकता कि तुम्हारी फुप्पो अम्मी को कहीं से वापस ले आऊँ। वो बेबसी की इंतहा पर खड़े होकर बोला था, और उसका बिखरा वजूद खुद में समेट लिया था। मुर्तज़ा उसे लिए बेड पर लेटा था, उसका सर अपने सीने पर रखा और उसकी कमर सहलाने लगा। सो जाओ मन्नू, तुम यहाँ इधर इस मुकाम पर सोगे तो शायद मुझे भी आज नींद आ जाए, वो कर्ब से बोला था, मगर आज इतने दिनों बाद दर्द को बहने का रास्ता मिला था और वो रोई जा रही थी, और मुर्तज़ा को पता था वो फिर से अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। मुर्तज़ा ने उसकी गर्दन में मुँह दिया था और पुरतपा शोंठों का लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। वो जो रोने का शुगल फरमा रही थी, मुर्तज़ा की इन गुस्ताखियों पर लरस कर रह गई थी। कल मुनाहिल ने उसे पुकारा, जो गहराइयों में उतर कर उसके वजद पर अपनी छाप छोड़ने लगा था, और अब वो मूछें दोबारा उसकी जान का हाजिर बन चुकी थी। कल दूर हटे, मैं सांस नहीं ले पा रही, वो गुटी गुटी आवाज़ में बोली कि इतनी सी देर में उसकी जान हलकान कर चुका था। अगर मेरे इस पागलपन से बचना है मन्नू तो सो जाओ, नहीं तो अगर मैं अपने इन मोज़ोर जज्बात के सामने हार गया और अपनी ये शिद्दतें तुम पर लटाने लगा तो इस स्वेयर तुम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए कह रहा हूँ सो जाओ। उसकी गर्दन में मुँह दिया मदहोश सा बोला तो मिनाहिल ने आफियत इसी में जानी कि जल्दी से उसके सीने में मुँह दिया और ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी। अपने प्लान के कामयाब होने पर मुस्कुराया और फिर दोबारा उसकी कमर सहलाने लगा था। मिनाहिल जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई थी। मुर्तज़ा उसका सर तकिए पर ठकाकर बेड से उठा था, कुछ सोचकर बाहर आया। वो जो खिड़की से लगी सब सुन और देख रही थी। मुर्तज़ा ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा और ऊपर की जानब ले गया था। वो चुपचाप उसके साथ घसीटती चली गई थी। मुर्तज़ा ने उसे लाकर कमरे के फर्श पर पटका था। क्या कर रही थी नीचे तुम? मुर्तज़ा का सरसराता लहजा काफ़ी सर्द था। मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। कल बस तुम्हें देखने गई थी, मगर तुम उसके साथ। मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ, वो सुकून से बोलती चली गई। और मुर्तज़ा ने हैरत से इस नफ्सियाती मरीज़ा को मुलाहिजा किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुशफहमी तो पालना ही मत अपने दिमाग में कि मैं कभी तुमसे शादी करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, अपने होने वाले बच्चे की माँ से, और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारूँगा। आई समझ के नहीं? मुर्तज़ा ने दरिश्तगी की इंतहा पर पहुँच कर उसकी बात काटी थी। अगर इस वक्त मैंने शोर मचा दिया कल कि तुम मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचो क्या होगा। मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी।
या तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाएगा या उस बच्चे को। वो नफरत से फनकारी थी। लानत तो तुम पर इसका, लानत तुम उन लोगों में शामिल हो जिनके दिलों पर कुफर की मोहरें लगा दी जाती हैं, जो इतनी ज़्यादा ठोकरें खाकर भी नहीं संभलते, न सुधरने की कोशिश करते हैं। मैं ही उल्लू का पट्ठा था, बेवकूफ़, जिसने सोच लिया कि तुम जैसी जलील और घटिया औरत सुधर गई होगी। मगर मेरी ये खाम ख्याली थी। मैंने सब कुछ भूल कर तुम्हें माफ़ किया। अरे मैं तो तुम्हारा अंजाम देख कर ही अल्लाह ताला के मकाफ़ात से, उसके इंसाफ से डर गया था कि तुम जैसी के साथ हमदर्दी कर बैठा। मगर तुम नहीं डरी अल्लाह ताला से अब तक। कुछ इस चीज़ का ही लिहाज और शर्म की होती है उसका कि जब माँ बाप ने तुम्हें दुत्कार दिया तो मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी। क्या कुछ बकवास नहीं सुनी मैंने लोगों की। ये तक सुना कि माँ बाप ने नहीं रखा और लड़की को पुराने आशिक ने रखा हुआ है। ऐसा कहीं होता है क्या जो मैंने तुम्हारे लिए किया? तुम फिर भी एक नागनी नहीं निकली जिसकी फितरत बस डसना होता है और मचाना है शोर। मचा दो। मैं ना कल किसी से डरता था, ना आज किसी से डरता हूँ। और क्या कहा? मैं तुमसे शादी करने पर मजबूर हो जाऊँगा। मचाओ शोर, तो मैं थूकूंगा भी नहीं तुम पर। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से रवाना करने वाला हूँ। अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना। मुर्तज़ा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली थी और वापसी के लिए कदम मोड़े। उसका धुआं चेहरा वो उसके कदमों में आकर गिरी थी। कल प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। देखो मुझे मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए, तुम्हें, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का वास्ता। यू शट अप, इसका भाड़ में जाओ। और मेरी बीवी और बच्चे का तो अपनी नापाक ज़ुबान पर नाम भी मत लाना। वो पीछे मुड़कर धारा था और ऐसा डरा कि उसका थर्रा कर रह गई थी। वो फ़ौरन से पहले नीचे आया था, आकर अपने कमरे में बंद हुआ और खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए। चटकती कनपिटियों को सहलाने लगा था। खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। आज उसे समझ आई मिनाहिल उसके लिए एक नेमत थी, खुदा की अता करदा नेमत। उसका सुकून, उसकी आसूदगी की वजह। सच शुक्र कि उसकी शादी उससे हुई थी, नहीं तो उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। वो हरगिज़ ऐसी नहीं थी जिस हस्का से मुर्तज़ा ने मोहब्बत की थी। ये तो कोई और थी। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। दिल में बड़बड़ाकर बेड पर नींद दराज हुआ और मिनाहिल को खुद में पींच लिया था। जिस मुसीबत को पकड़कर घर लाया था, अब उसे छुटकारे का बंदोबस्त ही खुद करना था। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। क्या लगता है कि अब लास्ट एपिसोड में क्या होगा अलिशबा का और इस तरफ अस्का का अंजाम? आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। क्या लगता है कि मनेहा और मिनाहिल मुर्तज़ा और राहम को माफ़ कर कर क्या उनके साथ अपनी ज़िंदगी खुशगवार बना पाएंगी, या अस्का और अलिशबा कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा करेंगी? आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी और क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या होगा। ठीक है जी, तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है। हाँ जी, आपकी जान, राहिम ने अच्छा नहीं किया, नेहा के साथ बहुत गलत किया है, इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तो लानते मलामते भी बड़ी की हैं और अब तड़पता फिर रहा है। फिर मुझे वो शेर याद आ जाता है कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जब खुद चबल मारी है तो बेचैनी तो मिलेगी ना अब उसे। तो वो मोहम्मद तुफ़ैल अगेन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। आपको एपिसोड अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी, ठीक है जी। देन माज कह रहे हैं, आपकी सब बातें सही है, मिन्हा को राहिम मिलना चाहिए क्योंकि मिन्हा राहिम से मोहब्बत की है। बिल्कुल यार, मिलना चाहिए। और वो प्योर बंदी है। रिश्पा ने, एक तो सबसे रिश्पा की जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी, वो अपनी दोस्त की फेवर में जाती जाती दोस्त के बंदे से ही सेट हो गई है। उसके बाद सबसे पहले दोस्त से दगा की, दोस्त से दगा करने के बाद उसने दोस्त के हक़ पे डाका डाला, दोस्त के हक़ पे डाका डालने के बाद अब उससे शादी की है तो सिर्फ ज़िद में की है। तो ये चीज़ मुझे वो अलिशबा की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी अगर अलिशबा का भी हम देखें तो कहीं ना कहीं गलती राहिम की है। जब वही उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था तो वो भी क्या करती। अब लेकिन ज़्यादा गलती अगर देखा जाए तो दोनों की ही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे भुगत रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मास। दैन मास अगेन कह रहे हैं गुड, थैंक यू वेरी मच मास। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी।
देन सेब कह रही है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? यार अगेन आप हमारे साथ सही नहीं कर रही। अच्छा, मैं नहीं सही कर रही, बिल्कुल राहम के साथ तो सही हो रहा है, राहम के साथ अच्छा हो रहा है और चित्र प्लेट होनी चाहिए उसकी, क्योंकि इसे शादी आई वाज जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत दुख हुआ, इसलिए कहते हैं मोहब्बत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आइज फॉर मनेहा। दिस इज़ सो अनफेयर विद हर। राहिम डिड रॉन्ग, शी शुड नॉट। यार कितना गुस्सा आ रहा है, सीरियसली मुझे भी इतना ही आ रहा था। और जितनी मैंने लानते मलामते राहम को किया ना, आप लोगों ने भी नहीं की होंगी। और इर्तिज़ा साहिब के भी क्या ही कहने हैं। आई होप डैट इसका फिर से कोई चवल ना मारे। इसका आई चवल मारने के लिए इसका और लिशबा एक ही चीज़ें मनहूस औरतें हैं। एंड आई होप कि इर्तिज़ा इसका की बात तो मिनाए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब इर्तिज़ा को मिनाहिल से सच्चे वाला इश्क हुआ पड़ा है भाई। बस राहम ही चवल है जिसे अपनी मोहब्बत आंखों के सामने थी और वैसे समझ नहीं पाया। वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन क्या भरोसा। और लिशबा भी गलत है, लेकिन उसमें भी राहम की गलती है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि इसमें भी राहम की ही गलती है। उसने ही तो शय दी थी, अब सर पकड़ कर बैठ गया। आई लव द नॉवल वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच सेब, आपका कमेंट बहुत मज़े का था और लिटरली आपने जो भी बातें कही बिल्कुल सही है। अगर हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राहम गलत है, उसने ही लिशबा को शय दी है, तो लिशबा भी यहाँ तक पहुँची। अब रोता रहे बैठ के सर पकड़ के। और मनेहा को भी इतनी जल्दी उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। उसने दो चार बातें की और मनेहा फ़ौरन ही टिप टिप आंसू बरसने लग गए कि राहम के साथ गलत हो रहा है। तो राहम ने खुद के साथ गलत भी तो खुद ही किया है ना। तो मुर्तज़ा का अभी मुर्तज़ा के साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही कि एक वस्का को डिफेंड करते हुए उसे पनाह दी। एक ऐसी लड़की जिसे उसके माँ बाप ने दुत्कार दिया, जिसे उसके माँ बाप ने नहीं रखा, उस लड़के ने उसे ज़माने की परवाह न करते हुए पनाह दी और वो उसके साथ क्या कर रही है, और ऊपर से मराहिल भी उसे नहीं समझ रही। तो मुर्तज़ा के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाकी राहम के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच ज़ेब, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। देन सलमा खोखर कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल नॉवल, थैंक्स फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच सलमा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। देन मास कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच मास, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अंबर अली कह रही है ऑसम यार, आई लव इट वेरी मच फॉर दिस नॉवल। आपकी आज की एपी बहुत ज़बरदस्त थी, आपने अच्छे से रीड किया, मज़ा आया सुन के, थैंक यू वेरी मच। मनेहा के साथ सही नहीं हुआ, राहिम के साथ ठीक हुआ। मिनाहिल कल्ब के कहने पे रख दे, कहीं इसका उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और लिशबा के साथ बुरा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अंबर, आपका कमेंट बहुत मज़े का था और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मनेहा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। और इसका फ़िलहाल कोशिशों में तो इसी है कि मिनाहिल को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा दे। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अंबर, आज के एपिसोड पे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी। देन सुबाना शेख कह रही है मैंने तो ये नॉवल कंप्लीट ही नहीं किया, कमेंट पढ़ के अब दिल ही नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, कि आगे पढ़ूं कि कोई इतना जलील कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि सेकंड मैरिज नहीं करेगा। इतना दिमाग तो हर किसी में होता है कि वो अच्छे बुरे को पहचान पाए। एटलीस्ट एक ईयर में तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। ये कैसा मनहूस लांत इंसान था यार, ये राइटर कंफ्यूज है। आई थिंक इन्होंने स्टोरी का प्लॉट ही चेंज कर दिया। दो हीरोइंस दोनों इनोसेंट और दो हीरोज ही लानती। कैसे बगैरत टाइप है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ का। इस नॉवल में सारे रिश्तों का मजाक बना दिया है। फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, पहले फ्रेंड के लिए इतना कुछ लाइक उसके लिए स्टैंड लेना, उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी तो हेल्प करना। और स्टार्ट में तो एलिशबा काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, बट सडनली वो इतनी चेंज हो गई। ऐसे ही हीरो में बिल्कुल ही यारत नहीं है अपनी वाइफ के लिए। वो दोनों इजीली अपनी अपनी वाइफ को बेइज्जत कर देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी अभी तक मुझे तो समझ नहीं आया कि इन माय ओपिनियन के बेहतरीन हो सकती है अगर राइटर चाहती तो। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है एक बात। और हीरो बोलता है मुझे पहले मेरी मोहब्बत छिन चुकी है। लाइक सीरियसली वो मोहब्बत थी, इसकी वो गलती थी। भाई ऐसी गलती जिसने तुम्हें धोखा दिया, ऐसी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसे मोहब्बत का छिन जाना बोल रहे हो। यानी थोड़ा रियलिटी बेस्ड लगा। लाइक लड़की को कैसे भी मिले गुजारा कर ले, हीरोइन अच्छी है। नॉवल में इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। बट खैर अल्लाह हाफिज़, मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानिएगा। मुझे जो लगा बोल दिया। आई नो इट्स ओनली माई ओपिनियन।
सबकी ओपिनियन अलग होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका कमेंट बहुत मज़े का था। लिटरली आई एग्री विद योर कमेंट। मैं आपकी राय कमेंट से 100% इत्फाक करती हूँ। आप सही कह रही है कि हीरोइंस दोनों का करैक्टर बहुत सिंपल दिखाया गया है। हीरो दोनों ही लानती दिखाए गए हैं। सबसे बड़ा लानती तो राहम दिखाया गया है, और राहम भी इस तरह लानती दिखाया गया है कि एक चीज़ आपने, सबसे पहले तो उसे कोई हक नहीं था। मैंने पहले भी एक दिन बात की थी कि वो मनेहा की ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन ले पाता जब उसका उससे कोई रिलेशन नहीं था। रिलेशन था भी तो किसी को कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का, कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी दोस्त के साथ कि अगर तो तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारी दोस्त से शादी करूँगा। तो ये बहुत गलत था राहम का ये फ़ैसला। उसके बाद राहम ने सेकंड मैरिज की, इसके बावजूद कि उसे मनेहा से मोहब्बत थी। सेकंड मैरिज करने के बाद ना तो वो लिशबा से इंसाफ कर रहा है, ना वो मनेहा से इंसाफ कर रहा है। मनेहा अपनी जगह रोती फिर रही है, लिशबा अपनी जगह रोती फिर रही है, और राहम अपनी जगह तड़प रहा है। तो लिटरली आई एग्री विद यू। और जहाँ तक मुर्तज़ा की बात है, तो मुर्तज़ा का करैक्टर मुझे थोड़ा सा राहम के मुकाबले में अच्छा लगा। वो इसलिए लगा कि उससे अस्का से मोहब्बत की थी। बेशक वो वक्ती अट्रैक्शन थी, लेकिन वो फिर भी अपनी उस अट्रैक्शन को भी निकाह का नाम देने जा रहा था। चवल मारी अस्का ने मारी। उसके बाद उसका एक डिसीजन गलत था जब उससे निकाह के बाद मिनाहिल से मिसबिहेव किया, अपने गुस्से में किया, अपनी नाराज़गी में किया, जो भी किया वो लिटरली वो गलत था। लेकिन उसके बाद उसे हर जगह मिनाहिल को डिफेंड किया, मिनाहिल का साथ दिया। तो इर्तज़ा मुर्तज़ा का करैक्टर अच्छा था एज़ कम्पेयर टू राहम। राहम तो वाकई चवल है, और इसमें मैं आपके साथ हूँ। आपका कमेंट बहुत मज़े का था एंड आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी राय का इजहार किया और मैं आपके कमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है जी। देन सोल डेवलपमेंट कह रही है, अस्सलाम वालेकुम आपी, बात ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। वैसे मैं गालियाँ नहीं दूंगी, कुछ डिफरेंट करूँगी, लानत मलामत कर लो। अल्लाह राहिम को हदायत दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हदायत तो आई हुई है, चवल हूँ आप ही तड़पदा फिर रहा। आपकी मम्मा की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, अब चलने फिरने लग गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपको पता है फिर जब ऑपरेट वगैरह होता है तो ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता ही भरता है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। एंड थैंक यू वेरी मच। और राहम को गालियाँ नहीं देनी, हदायत की दुआएं तो करनी, उसे हदायत भी आ गई। बस लानत मलामत लाजमी करते रहना ताकि मेरे दिल को ठंडक पड़ती रहे, क्योंकि जब तक उसे लानत मलामत नहीं ना होती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसे चवल मारी है। थैंक यू वेरी मच सोल डेवलपमेंट। देन नईम से तीखी कह रहे हैं ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच नईम। वैसे जब मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। मैंने सोल डेवलपमेंट का कमेंट में बहुत तेज़ तेज़ बातें की हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आई होंगी या नहीं। ओवर एक्साइटमेंट में बस फिर मेरी 2x पे स्पीड चली जाती है। देन सीमा सुल्ताना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कहाँ गायब थी आप, कहाँ चली गई थी आप? अब मैं कमेंट एक्सेप्ट क्यों करूँ आपका? आप कल आई नहीं थी ना, आप आई है ना आयशा आई है, अयान भी नहीं आया। जिस दिन आप लोग के कमेंट नहीं होते वो बंदा भी गायब हो जाता है। सीमा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सीमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एक नंबर का कमीना छिछोरा इंसान, दूसरी शादी कर ली उसने। मैंने कहा था ना कि मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बेकार इंसान, कैसा इंसान था, कभी इधर कभी उधर। मुझे तो ये पहले ही पसंद नहीं था, है ही चवल। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था इतनी सारी गालियाँ दो दो दो, अच्छी तरह दो ताकि मेरे दिल को भी ठंडक पड़े। उसे जूतियों का हार डालना चाहिए ऐसे बंदे को। तो और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो नहीं मरेगा। ऐसे कमीने लोग आसानी से नहीं मरते। सीमा आप भी मेरी तरह भरी बैठी हो राहम के लिए ना। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में थी तो उसकी इज्जत नहीं की। राइटर को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी यार। उसकी दोस्त कैसी थी और वो अपने दोस्त को चुड़ैल कह रही थी, मनूस औरत। वो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मेरे तो दिल पे हाथ पड़ गया था कि ऐसी दोस्त पे 100 बार लानते। दोस्त नहीं इससे अच्छे दुश्मन होते हैं ऐसे दोस्तों से। मुझे ऐसे दोस्त नहीं दिखे, दिल कर रहा था उससे भी जाकर मारूं, मारना भी चाहिए, उस पर लानते डालो सब मिलके। मुझे तो आज के एपिसोड देखकर बहुत अच्छा लगा। आप भी दुआ करें 20 एग्ज़ाम से अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच सीमा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था और सारी मेरे दिल की बातें थी। जो आपने राहम के लिए बोला है ना माय डियर लिसनर्स, वो सब कुछ मेरी तरफ से भी राहम के लिए। बगैरत, लानती, कमीना, घटिया, सारा कुछ ही। छिचोरा, छिचोरा लफ्ज़ सबसे अच्छा था। थैंक यू वेरी मच सीमा। तो आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी। ठीक है। गौसिया खान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। राबिया इमरान कह रही है वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच राबिया। जैनब सगीर कह रही है ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जैनब। सनिया कह रही है थैंक्स एपिसोड के लिए, नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच सनिया। खानियन कह रहे हैं
नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। शहनाज अफीफ कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहनाज। जेटी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक्स अभी, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। शेर अली कह रहे हैं नाइस एपिसोड, प्लीज़ राहिम की शादी इशू से नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, राहम ने चवल मार दिया, अब उस पर लान तो डालो सारे मिलके। तो निमरा खान कह रही है नाइस चवल, थैंक यू वेरी मच निमरा खान। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की सेकंड लास्ट एपिसोड अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अब हम इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, जो कि होगी हमारे नावल की लास्ट एपिसोड। तो क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है जी। तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज के एपिसोड इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।